दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज की क्लास में हम साइंस और टेक्स्ट से संबंधित एमसीक्यूज को हल करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सेशन कैसे अटेंड करना है, आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, अपना उत्तर सोचना है, फिर आपको देखना है कि आपका सोचा हुआ उत्तर सही था कि नहीं। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नाव किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या डूब जाएगी? उत्तर होगा बी, नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। आप जानते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए एक व्यक्ति जो नाव में खड़ा था, यदि वह किनारे की ओर चलने लगेगा तो नाव में प्रतिक्रिया स्वरूप क्या परिवर्तन आएगा? नाव किनारे से दूर की ओर बढ़ने लगेगी। क्लियर? अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी की सतह नीचे आ जाएगी, पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी और नीचे आ जाएगी बाद में, या पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो पानी से भरे एक बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब वह पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसने बर्फ के टुकड़े ने उतना आयतन घेर रखा था। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। यदि वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे सिक्का गिरता है। रेलगाड़ी आपको बतानी है किस दिशा में चल रही थी, आगे अपरिवर्तित गति से, पीछे अपरिवर्तित गति से, आगे अवमंदन के साथ या आगे गति वर्धन के साथ। ठीक है, तो सिक्का पीछे कब गया होगा? जब रेलगाड़ी काफ़ी ज़्यादा गति धारण कर ली होगी और आगे की तरफ बढ़ रही होगी, तभी सिक्का प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की तरफ गिरा होगा। तो उत्तर होगा डी, आगे गति वर्धन के साथ। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है। हमारा शरीर और अधिक गर्मी हवा में विकिरण करता है। हवा में चालकता कंडक्टिविटी में वृद्धि होती है, या हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। तो गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में पसीना आ रहा होता है उसका अधिक गति से वाष्पन होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, एक दर्पण जिससे काफ़ी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है वह अवश्य ही होगा। विकल्प है साधा दर्पण, नतोदर दर्पण या उन्नतोदर दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने कार में देखा होगा, ठीक है, ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण लगा रहता है वह कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, जिसे ही उन्नतोदर दर्पण भी कहते हैं। और पीछे का काफ़ी चौड़ा क्षेत्र उस छोटे से दर्पण में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? एक दर्पण जिससे काफ़ी चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है वह अवश्य ही होगा उन्नतोदर दर्पण या उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है या बढ़ती है? तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। यदि कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसके चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। ठीक है, सी सही होगा इसमें। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में या निर्गंधीकरण के रूप में। आपको बताना है मस्टर्ड गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग होता है रासायनिक युद्ध में, याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है। जब आपको अनकॉन्शियस किया जाता है ऑपरेशन वगैरह के लिए तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। क्लियर? अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण होता है एक क्लोरीन का यौगिक, एक फ्लोरीन का यौगिक, एक गंध का यौगिक या एसिटिक अम्ल। तो लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध होती है उसका कारण है एक गंधक का यौगिक, यानी सल्फर के कारण। ठीक है, जिसके कारण होता है सल्फर के कारण
अगला प्रश्न है, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है पॉलीवाइनल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन या पॉलीप्रोपिलीन। आपको बताना है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे क्या हैं? उन्हें कहते हैं टेफ्लॉन। अगला प्रश्न है, धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वह है सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या आयरन। उत्तर होगा सोडियम। सोडियम जैसे ही ठंडे पानी के संपर्क में आता है वह जल उठता है, इसीलिए सोडियम को रखा जाता है किसमें? केरोसिन, मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न है, अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में, फफूंदीनाशक के रूप में, चूहानाशक के रूप में या धूमक के रूप में? तो अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। ठीक है, किसान जब एक जगह पे गेहूं को या अन्य किसी ग्रेन को इकट्ठा करते हैं तो उसमें सोडियम फास्फेट की गोलियां रख दी जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से सल्फास या क्विक फॉस का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? हरित नील शैवाल, कवक, अमीबा या युगलिना? आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है अमीबा। यह एक कोशिकीय होता है। इसके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? यह स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं और सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही ये करते हैं। अगला प्रश्न है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, इनका विनाश कहाँ होता है? जबकि WBC कहाँ बनती है आपको बताना है। आपके विकल्प है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में या पेनक्रियाज में या यकृत में। तो इसका उत्तर होगा प्लीहा में। ठीक है, इसे बोलते हैं स्प्लीन। याद रखना है, इसमें WBC तो बनती है लेकिन RBC का क्या होता है? विनाश होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये तीनों विशेषताएं किस अंग के बारे में है? यह है अग्नाशय के बारे में, पेनक्रियास के बारे में। आप जानते हैं यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी भी और बहिःस्रावी भी है। ठीक है, इससे पाचक रस का श्रावण होता है। आँख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं? आपको बताना है आँख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं कॉर्निया, लेंस, आइरिस या दृष्टिपटल। उत्तर होगा डी, दृष्टिपटल में ही अंध बिंदु और पीत बिंदु पाए जाते हैं। आँख से संबंधित एक और प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि जब मानव आँख को दान करता है तो आँख के किस हिस्से को दान करता है या किसको निकाला जाता है दान स्वरूप में? कॉर्निया को। क्लियर? अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। टेस्टोस्टेरोन, कोडीन, कुचुक, यूगेनॉल, बेहोशी की ड्रग, रबड़ का स्रोत पदार्थ, लौंग का सुगंधित तेल या हार्मोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या है आप जानते हैं, यह क्या है? एक मेल हार्मोन है। ठीक है, पुरुष हार्मोन है। कोडीन क्या है? कोडीन बेहोशी की ड्रग है। कुचुक क्या है? ये रबड़ का स्रोत पदार्थ है। यूगेनॉल क्या है? यूगेनॉल कहा जाता है लौंग के सुगंधित तेल को। ये कई बार डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, लौंग के सुगंधित तेल को कहा जाता है यूगेनॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पाइरेथ्रम, रेटिनॉन, इफेड्रीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पाइरेथ्रम को। ठीक है, इवन नीम के पत्तियों के धुएं से भी मच्छर भाग जाते हैं। तो नीम अगर आ जाए तो ये भी मच्छर प्रतिकर्षी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में
परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? आपके विकल्प हैं सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। उत्तर होगा सी, टाइटेनियम ऑक्साइड। धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बने होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है? तांबा, सीसा, कैडमियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वचालित वाहनों में निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त धातु है बी, सीसा। ठीक है, इसे एंटी नॉक एजेंट के रूप में स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है और ये सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्रायो बैंक में ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? आपके विकल्प हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। उत्तर होगा ए, नाइट्रोजन। ठीक है, ex-situ संरक्षण के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ex-situ संरक्षण क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की जो संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए उनके जो प्राकृतिक आवास होता है उससे उसको पृथक कर लिया जाता है और एक मानव निर्मित उनके लिए प्राकृतिक आवास बनाया जाता है और वहां पर प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, यदि उनका संरक्षण उन्हीं के प्राकृतिक आवास में किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा इन सिटू संरक्षण। क्लियर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है या ऑक्सेनोमीटर का क्या प्रयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में या ऊर्जा ह्रास की दर नापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग क्या होता है? उत्तर होगा वृद्धि दर नापने में, बी। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि मापने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बकमिंट्स फुलेरीन क्या है? कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। दूसरा है फ्लोरीन एक बहुलक है कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो बकमिंट्स फ्लोरीन होता है वह कार्बन यौगिक का एक रूप होता है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज षष्ठभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमान प्रभाव पर या रमन प्रभाव पर। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। उत्तर होगा ए। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यदि हमने अभी आपने पिछला प्रश्न ध्यान से सुना होगा तो इसको हम हल कर चुके हैं। तो वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, इससे क्या होता है, पीछे का एक विस्तृत क्षेत्र देखने को मिल जाता है कि कौन सी गाड़ियां पीछे आ रही हैं, सब एक छोटे से दर्पण में दिखाई दे जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट क्या है? जहाज के चाल की माप सही है। नॉट क्या होती है? जहाज के चाल की माप को नॉट कहते हैं। नॉटिकल माइल क्या होता है या नॉटिकल मील क्या होता है? नौचालन में प्रयुक्त दूरी को की इकाई होती है। ठीक है, ये क्या होती है? नौ संचालन में या नौचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, यह गलत है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? यह लंबी दूरियों को मापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? मृगतृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। यह आप जानते हैं, यह सही है। ठीक है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यह भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग की तुलना में वरी माने जाते हैं, यह भी सही है। ठीक है, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वे कम गर्मी को अवशोषित करते हैं, इसीलिए गर्मी में ज़्यादा इनको वरीयता मिलती है। अंतिम है, एक छोटे छिद्र वाला
उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जांच का आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, सर्च से मतलब हो गया। तो यदि आपने ऊपर वाला ध्यान से पढ़ा होगा तो सर्च लाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी नाक, कान, गले में सर्च करता है ना डॉक्टर की क्या समस्या है, इसीलिए यहाँ पर भी ना उत्तल दर्पण प्रयोग नहीं होगा, बल्कि कौन सा दर्पण प्रयोग होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, जबकि अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है वह बड़ी होती है। अगले प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वैज्ञानिक दे रखे हैं, दूसरी ओर आविष्कार दे रखे हैं। तो अल्फ्रेड नोबल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन, मैडम क्यूरी। तो आप अपने पहले मिलान कर लीजिए, फिर हम बताते हैं क्या उत्तर होगा। इसमें आपको बताना है कौन किससे सुमेलित होगा। तो आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। ठीक है, 1867 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। मैडम क्यूरी, रेडियम का पृथक्करण। क्लियर। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एंटीफ्रीज यौगिक है एथिलीन ग्लाइकॉल, बिल्कुल सही है। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, एंटीफ्रीज यौगिक है, कंपाउंड है। एंटी नॉक एजेंट क्या है, टेट्रा एथिल लेड, यह भी सही है। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी पिछले ही प्रश्न में बात की। जो लेड होता है वो क्या होता है, एंटी नॉक एजेंट होता है, साथ में यह सबसे अधिक विषाक्त धातु है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन है, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स क्यूलीन है, यह गलत है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्यूलीन नहीं है। जबकि एंटीफ्रीज यौगिक क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, एंटीनॉक एजेंट टेट्रा एथिलेड है और एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन है। तो आपका इसमें ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। तो आपको बताना जो साधारण टॉर्च सेल होते हैं उसके टर्मिनल किसके बने होते हैं, जिंक कार्बन के, कार्बन कॉपर जिंक के, जिंक कैडमियम के या कार्बन कॉपर के। तो जो साधारण टॉर्च का सेल होता है उसके टर्मिनल बने होते हैं जिंक और कार्बन के। ठीक है, कार्बन पॉजिटिव का कार्य करता है जबकि जिंक नेगेटिव का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। कॉर्डाइट में, ब्लास्टिंग जिलेटिन में, डायनामाइट में या एमाटोल में। तो एमाटोल में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट और इसी का प्रयोग होता है एंटीक्लोर के रूप में। एंटीक्लोर अर्थात जो क्लोरीन की आधिक्य होता है उसको कम करने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिए, कई बार पूछा गया है। सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल का मिश्रण है, इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो जो बोर्डो मिक्सचर है, पहली बात तो वह फफूंदनाशी है, यह आपके काम की चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल का ये मिश्रण होता है। दूसरा है बोरिक अम्ल औषधिक उद्योग खाद्य परिरक्षण के रूप में, परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग होता है, यह बिल्कुल सही है। कई बार पूछा भी क्या है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग होता है और आपका विकल्प में बोरिक एसिड दिया रहता है। अगला है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह भी सही है। जो ड्राई आइस होती है वह क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जबकि विकल्प में दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक, जो लिटमस पेपर होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी पदार्थ या लिक्विड अम्लीय है कि क्षारी,
वह लिटमस पेपर किसका बना होता है? जीवाणु का, लाइकेन का, या विषाणु का, या इनमें से कोई नहीं? तो वह लिटमस पेपर बना होता है जीवाणु से। ठीक है, क्लियर? इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? पीवीसी के, नायलॉन के, पॉलीस्टाइरीन के, या बेकेलाइट के? तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग होता है। साथ में फिनॉल के साथ और किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल की परस्पर क्रिया कराई जाती है जिससे मिलता है बेकेलाइट। ठीक है, तो जो चाय बनाने के हत्थे होते हैं या घर में और भी कुकर वगैरह होते हैं उसमें जो हत्थे लगे रहते हैं पकड़ने के, वो किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के। अगला प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न पढ़िए। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है लैक्टोबैसिलस, एसेटोबैक्टर, सैक्रोमाइसीज या पेनिसिलियम। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है उसका नाम है सैक्रोमाइसीस। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है टैपियोका से, फैगोपाइम से, प्लेंटेगो से, या इल्यूसीन से? आपको बताना है कुट्टू का आटा किससे प्राप्त होता है। तो कुट्टू का आटा जिस पौधे से प्राप्त होता है उसे कहा जाता है बकव्हीट। ठीक है, बकव्हीट कहा जाता है। और ये किस फैमिली का है बकव्हीट? ये है फैगोपाइम फैमिली का। ठीक है, याद रखना है। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं अमेरिका साइड में। ठीक है, बाद में ये अन्य देशों में उपजाए जाने लगे, भारत में तो काफ़ी प्रचलित हैं, व्रत वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? बैक्टीरिया से होता है। आपके उत्तर विकल्प हैं खिलाड़ी 5, यक्ष्मा, दाद या थ्रस। यक्ष्मा अर्थात टीबी। ठीक है, या तपेदिक। यह किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से यक्ष्मा होता है या टीबी होती है। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वरनाशी है पैरासीटामोल, बिल्कुल सही है, ये तो आप जानते ही होंगे। प्रतिफेन कारक है पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स, यह भी आप जानते हैं, कई बार ये ऑलरेडी आ चुका है प्रश्न। तीसरा है पूर्तिरोधी है या प्रतिरोधी ही लिखा होगा शायद यहाँ पर, एस्पिरिन। तो एस्पिरिन दर्द निवारक है। ठीक है, प्रतिरोधी नहीं है, तो आपको यही वाला गलत हो गया। जो चौथा है वो सही है, अक्षयरोधी कौन है? कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। तो इसमें सी आपका उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। सही है। कारण दिया है, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों के स्कंदन शक्ति अधिक होती है और वे रक्त को स्कंदित कर देते हैं। तो दोनों ही कथन और कारण दोनों सही हैं और साथ में व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, एक प्लस माइनस की चेन बनती है जिसके कारण जो ब्लड होता है वह स्कंदित हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो जब चोट वगैरह लगती है तो फिटकरी लगाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? तो इसमें आपका क्या सही होगा? ए सही होगा। तो ये है आज की क्लास। कल आपकी पर्यावरण की क्लास आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।